हम मौजूद हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 19वें राज्य स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन, जिसके इस सत्र में आज सिलक्यारा विजय अभियान को समर्पित किया है। इस सम्मेलन पर मंच पर आसीन हम सबको लगातार प्रेरित करने वाले, और सच में जब अभी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं आपसे भेंट करने गया था, इसी दौरान सिलक्यारा अभियान का जब रेस्क्यू चल रहा था तो बीच में ये हुआ कि 28 तारीख से, अब आप कह रहे थे कि 28 तारीख से ये डिजास्टर मैनेजमेंट का इतना वर्ल्ड का प्रोग्राम होने वाला है, इतने देश विदेश के लोग आने वाले हैं, और उसके बाद हमारा इन्वेस्टर समिट होने वाला है। अब आप सोचिए कि कैसी विचित्र स्थिति होगी उस समय। एक तरफ हम रेस्क्यू अभियान के बीच में फंसे हुए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा वर्ल्ड का इतना बड़ा सम्मेलन आ गया, और उसके कुछ दिनों बाद जो है हमको जो है इन्वेस्टर समिट करना था। तो बहुत ऐसी कठिन स्थिति में भी हमको जिन्होंने हौसला दिया, कहा नहीं आगे बढ़िए लोग, जरूर आपको सफलता मिलेगी। अभी ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के राज्यपाल, जिन्होंने पूरा जीवन भारत माता को समर्पित किया, और पूरे सेना की ओर से, भारत की सेना की ओर से अनेक अनेक देशों के विशेषज्ञ हैं। अनेक जगह पर आपने कई अभियानों को सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मंच पर आसीन दून विश्वविद्यालय की कुलपति, जिनको लगातार अब हम उनकी मेजबानी में ही सारे कार्यक्रमों में यहाँ पर भाग लेते हैं, और एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ, एक से एक बड़े से बड़े कार्यक्रम। अभी हम स्किल डेवलपमेंट का कर रहे थे, उससे पहले हम प्रवासियों वाला कर रहे थे। अब कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो यहाँ दून विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है? आपके कुलपति बनने से विश्वविद्यालय भी और हम सब भी बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। हमारे दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, हमारे सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिन्होंने अभी लंदन से बड़ी स्टडी करके यहाँ आए हैं, और उन्होंने जो अध्ययन किया है उसका लाभ हमारे राज्य को भी मिल रहा है। श्री नितेश झा जी और महानिदेशक यूकॉस्ट, जो लगातार ऐसे अनेक अनेक कार्यक्रम पूरे राज्य के अंदर आयोजित कर रहे हैं। मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूँ, कुछ में प्रत्यक्ष जाकर सम्मिलित हो पाता हूँ, कई बार नहीं हो पाता हूँ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मैं सम्मिलित होता हूँ। और सीमांत क्षेत्रों में आज विज्ञान के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी, अनेक प्रकार के जो 13 के 13 जिलों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस सेंटर खोले जा रहे हैं। अभी उन्होंने बताया श्री डॉक्टर दुर्गेश पंत जी, संस्थापक सदस्य एनडीएमए सिलक्यारा फ्रेमवर्क डॉक्टर विनोद मेमन जी, एवं यहाँ आज मैं देख रहा हूँ विभिन्न हमारे जो भारत सरकार के, राज्य सरकार के अनेक संस्थानों के हमारे सभी प्रतिनिधिगण,
सभी विभागाध्यक्ष, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए हमारे सैनिकगण, पूर्व सैनिकगण, विद्यार्थीगण, हमारे नवोदित उदयमान वैज्ञानिक और अनेक गणमान्य जो आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं, मैं आप सभी का देश विदेश में ख्याति प्राप्त शिक्षाविद आप सभी का मैं आज इस सम्मेलन में यहाँ पधारने पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कार्यक्रम रात में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल दिन में हो रहा है, भरी दोपहरी में हो रहा है, खचाखच। अंग्रेजी में क्या कहते हैं नितेश जी, जैम पैक। तो आप सबके लिए तालियां हो जाए। भाइयों बहनों, जहां आज हम राज्य स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के इस सत्र में यहां उपस्थित हैं, वहीं सिलक्यारा विजय अभियान की आज वर्षगांठ भी मना रहे हैं। और पिछले वर्ष ठीक इसी दिन वो क्षण आया कि सिलक्यारा के सफल बचाव अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, रेस्क्यू अभियान के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखने का काम आज के दिन ही हुआ था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 17 दिनों तक लगातार सिलक्यारा टनल में हमारे फंसे हुए सभी श्रमिक भाइयों को निकालने में हमको सफलता मिली थी, सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया था। और सच में ये अभियान अपने आप में एक अलग प्रकार का अभियान था। इसमें देखिए, जहां सामूहिकता थी और केवल मैं कहूं कि ये एक ऐसा अभियान हो सकता है, शायद आपने इसमें पुस्तक मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, ये एक ऐसा अभियान हो सकता है जिसमें पूरा भारत हमारा एक परिवार की तरह दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रही थी हजारों माताएं बहनें, क्योंकि 12 नवंबर से जो है ये घटना हुई थी दीपावली के दिन, और उस दिन से लगातार दूसरी दीपावली की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय वर्ल्ड कप भी चल रहा था क्रिकेट का, और वर्ल्ड कप से भी ज्यादा लोगों का ध्यान हमारे सिलक्यारा अभियान के रेस्क्यू में टिका हुआ था। और सब लोग दुआ कर रहे थे कि निकले और पूरा भारत एक होकर, और भारत ही नहीं, मैं तो कहूं विश्व के दूसरे देश भी, क्योंकि मैं जब दुनिया के दूसरे देशों में गया तो वहां भी लोगों ने मुझसे चर्चा करी कि आपके यहां का अभियान जो है बहुत सफलतापूर्वक इसको पूरा किया गया। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं आज आप सबके मध्य से 1 साल पूरा होने पर, क्योंकि हमने जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी से जिस टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, जो भी हमको तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए, इंजीनियर चाहिए, आपदा प्रबंधन के कुशल लोग चाहिए, या कोई हमको मशीन चाहिए, उसमें अनेक प्रकार की मशीनें, इसमें आगर मशीन जो पहले इंदौर से लाई गई, उसके बाद फिर जो है वो काम में नहीं आई तो उसको चेन्नई से मंगाया गया, हैदराबाद से मंगाया गया। अब कितना प्रकार का अभियान चला, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं गब्बर सिंह जी का धन्यवाद करता हूं इनका। और सच में जहां प्रधानमंत्री जी हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे, कई बार पूछ रहे थे, शाम को सवेरे दिन में हर बार चिंता कर रहे थे। मैंने जब आपसे पहली बार बात करी तो मेरा कॉन्फिडेंस दुगना हो गया, और इन्होंने कहा कि हम सब बिल्कुल ठीक हैं और आप हमको बाहर निकाल लेंगे, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन मैंने कहा कि आप लोग ठीक से जो भी खाना वाना जितना भेज पा रहे हैं हम उसको खाइए, ठीक से कोई बीमार ना पड़े। देखिए, एक भी आदमी बीमार पड़ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, यही कहा था ना मैंने कहा बीमार पड़ जाओगे तो हम क्या कर पाएंगे वहां अंदर, और एक भी कैजुअलिटी हो जाती तो आप सोचिए जरा कितना कठिन था उस समय में। 41 लोगों में से अगर दुर्भाग्य से कहीं एक आध भी कोई कुछ हो जाता तो और लोगों की क्या स्थिति होती। सोच सोच के रात भर ऐसे नींद नहीं आती थी। आप लोग तो पता नहीं सोते थे कि नहीं सोते थे, मैंने पूछा नहीं, लेकिन हमें भी नींद नहीं आती थी, किसी दिन भी नींद नहीं आई ठीक से। अब जब शुरू हुआ अभियान
तो पहले दिन तो ये लगा कि शाम को जब मैंने यहाँ बात करी तो सबने कहा अरे साहब कुछ नहीं, अभी मलबा हट जाएगा, यहाँ से पाइप भेज रहे हैं, हरिद्वार से भेज रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं। और जब चला ही 2-4 घंटे जेसीबी चली, पोकलैंड चली, तो जैसे जैसे अंदर को गई पोकलैंड और जेसीबी, ऊपर से और ज्यादा मलबा गिर गया, खूब मलबा गिर गया। इन्होंने कहा अब कोई नहीं वहां अभियान चला सकता है। फिर बड़े बड़े पाइप भेजे गए यहाँ से, ट्रकों से, हरिद्वार से, कुछ पेयजल निगम वालों ने भेजे, कुछ इधर भेजा, 3-4 दिन ऐसे चला। बहुत मतलब इतनी गंभीरता उस समय नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि पाइप थोड़ी दूर में चला जाएगा। फिर हार्ड रॉक आने लगा, कुछ आगे गया, फिर कुछ दिन आगे बढ़ते चले गए, फिर मशीनें आ गई, फिर अन्य इंजीनियर आ गए। पूरे मतलब ये समझिए कि भारतवर्ष के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी थी, इतनी गाड़ियां, स्वराज जी यहाँ बैठी है, ये भी थी वहां पर मेरे साथ। तो वहां हम लोग जब देखते थे तो वहां जहां पर वो सुरंग बन रही है, जहां से वहां से लेकर कम से कम 5-6 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी पूरे रोड पर। गाड़ियां ही गाड़ियां, इतनी गाड़ियां हैं पूरे, सब गाड़ियों में किसी में पाइप है, किसी में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कहीं कुछ है। यहाँ का हवाई अड्डा भी हमारा जो है सेना के हेलीकॉप्टरों से भरा रहता था। कभी इंदौर से आ रहा है, कभी हैदराबाद से आ रहा है, कभी चेन्नई से आ रहा है। फिर चिन्यालीसौड़ वाले हवाई अड्डे पर उतारा तो वहां उन्होंने कहा कि वो उतर नहीं सकता, फिर उसको खोदा गया नीचे, वो मशीन को निकालने के लिए खोदा गया। कई दिनों तक हवाई अड्डा ही उसको भी ठीक करते रहे। मशीनें ऐसी इस प्रकार की थी। फिर मतलब बहुत लंबी कहानी में अगर सुनाऊंगा तो मैं आपको कम से कम 4-5 घंटे तक यहां पर बांध के रख सकता हूं और आप हिलोगे नहीं। हाँ, और मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूं, ये लिख के जो लाया हूं मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये खाली याद दिलाने के लिए कई बार होता है। तो मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं इसमें बोलने के लिए, क्योंकि मैंने उसको जिया है। इन लोगों ने अंदर जिया है, मैंने बाहर जिया है। तो अब जब मैं अब थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि आदरणीय राज्यपाल महोदय को भी समय की भी सीमा है और आप लोगों को भी काफी दिन में आज ये कार्यक्रम होना था और बीच में आज ऐसा एक अन्य कार्यक्रम आने के कारण से दिन में नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि रात को भी इतनी बड़ी संख्या में आए आप सब लोग। तो जब 12 दिन हो गए, अब मशीन काम कर रही है तेजी से, मशीन तेजी से काम कर रही थी। अब 12वें दिन अचानक हमको ये कहा कि ये साहब आज रात को आप आके, फिर वैसे तो मैं रोज वहीं रहता था, रोज 2 बार जाता था, फिर आता था, फिर वहां उत्तरकाशी में ही कैंप बना लिया था, वहीं से काम भी करते थे। फिर बीच में कोई कार्यक्रम होता था तो यहाँ आते थे, फिर कहीं जाते थे, फिर वापस जाते थे। तो मुझे बोला कि आज रात को पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 46 मीटर जो है पाइप अंदर चला गया है, अब 56 मीटर पर जाना है, 10 मीटर रह गया है, रात को हो जाएगा और आप यहीं पर रहिए आज रात को। जब मैं वहां पहुंचा तो सबके मुंह लटके हुए, कोई नीचे देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है। ऐसा लग रहा है कई दिनों से इन्होंने नहाया भी नहीं होगा, खाना भी नहीं खाया होगा। तो मैंने कहा क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है? तो बोले साहब वो जो है पाइप जो है जो जा रहा था वो मुड़ गया, अब बहुत हार्ड रॉक आ गया है और जब देखा गया अंदर जाके तो वो कम से कम जो है पूरा का पूरा पाइप बेंड हो गया 3 मीटर और मशीन फंस गई अब अंदर। तो मैंने कहा मशीन कैसे निकलेगी? तो बोले कि मशीन तो ऐसे निकल नहीं सकती है, अब तो ये पूरा एक मीटर जो है उसको 1.5 मीटर करके काटा जाएगा मशीन को, फिर पूरा का पूरा 46 मीटर बाहर निकाली जाएगी मशीन। और जब 46 मीटर बाहर निकलेगी तब उसके बाद फिर पाइप काटा जाएगा। अब उसके बाद पता नहीं कितना हार्ड रॉक है अंदर से, अब जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हम अन्य ऑप्शन भी देखते हैं। मैंने कहा अन्य ऑप्शन क्या है? ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग, उधर से ड्रिलिंग, सुरंग के इस तरफ से ड्रिलिंग, 3 तरफ से, और उधर से जो दूसरी तरफ से क्या था, वो कौन सी जगह जो दूसरी तरफ जहां सुरंग निकलनी, जहां से सुरंग बनती हुई आ रही थी, देखो बड़कोट की तरफ से, हाँ बड़कोट की तरफ से
फिर हमने कहा करिए, फिर करिए, चलिए। जब ऊपर से करने लगे तो 80 फीट गया तो बोला बहुत पानी पानी आ गया। 80 फीट ऊपर से डाला उन्होंने उसी दिन, तो पानी पानी आ गया, पानी आ गया। अब ये हुआ कि ये पानी पता नहीं कहां से कौन सा स्रोत है, और पता चला इनकी सुरंग के अंदर चला गया पानी जहां ये रह रहे हैं, तो और मुसीबत। बंद किया फिर उसको वहीं पर साहब बंद किया। अब हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। हमने कहा क्या करना है। हमने कहा कि एक तो ये गब्बर सिंह जी और इनके साथ सब्बा खान और एक क्या अखिलेश ना तीसरा नाम, हाँ अखिलेश यादव, हाँ। तो तीनों ये बात करते थे, बार बार ये बात करते थे। तो मैंने कहा कि आप रुकिए। सब लोग, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के लोग भी थे और मॉर्ग के भी थे, सबको हमने कहा आप रुकिए, मैं अभी आता हूं। मैं अंदर गया, क्योंकि मेरे मन में चिंता ये थी कि ये लोग जो लोग अंदर गए हैं ये जानते हैं कि अब 10 मीटर में जो है 4-5 घंटे में हम बाहर आ जाएंगे। इनके मन में था कि अब हम तो 4-5 घंटे में बाहर आने वाले हैं। मैंने कहा अब इनको ये पता लगेगा कि अब तो ये खराब हो गया सिस्टम, अब हम फिर फंस गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो है कोई सदमा ले ले, कोई दिल पर ले ले, कोई बात होपलेस ना हो जाए। तो मैं जो है मैंने कहा कि सबसे पहले बात करवाओ, अपने गब्बर सिंह जी से बात करवाओ। मैंने इनको कहा गब्बर भाई, तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है और ये अभियान तो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब 10 मीटर रह गया और आप तो अंदर हो, आप जानते हो, यही बोल रहा था ना। मैंने कहा कि अब ये मशीन कुछ खराब हो गई यहां पर, अब दोबारा इसको काटना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्होंने मुझे कहा कि 4-5 दिन तो कम से कम लगेंगे। अब मैंने कहा 5 से 10 दिन भी लग सकते हैं। तो इन्होंने कहा कोई नहीं साहब, 10 दिन नहीं 20 दिन लग जाए, हम ठीक रहेंगे, आप अपने को ठीक रखिए बाहर। तो मैं बाहर आया और मैंने सबको बताया कि चलिए अब दोबारा से करते हैं शुरू। फिर हम लोग रेड माइनर्स को लाए, सब होता रहा। फिर चला, फिर थोड़ा थोड़ा खोदा गया, फिर वो पाइप निकाले गए। आप समझिए कि आदमी अंदर जाता था, फिर 1-1.5 मीटर खोदता था पूरा, उसमें से फिर सारा रेता जो है ड्रम से बाहर निकाला जाता था। फिर ऐसे करके बढ़ाते चले गए। फिर आगे जाके भगवान की ऐसी कृपा हुई, बाबा बौखनाथ की कृपा, बाबा बौखनाथ की। तो बाबा बौखनाथ की ऐसी कृपा हुई कि हम रात को वहीं रुके और सवेरे सम्मेलन का उद्घाटन करने आए। उद्घाटन सत्र में भाग लिया और 1 बजे करीब सूचना आई कि अब जो है बहुत नजदीक आ गए हैं। अब पूरे मीडिया में हो गया कि वहां ब्रेक थ्रू हो गया, निकलने वाले हैं, मजदूर निकल गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया सब श्रमिक निकल गए, लेकिन वहां ब्रेक थ्रू ही नहीं हुआ था। सब जगह न्यूज फ्लैश हो गई। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। फिर आवाज, इनसे मैं अंदर जाके पूछ रहा था, आवाज आ गई, पाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम भी वहां इंजीनियर बन रहे थे इनके साथ। तो इन्होंने कहा अभी आवाज तो आ रही है साहब, यहां हिलने की कुछ आवाज आ रहा है, लेकिन अभी पाइप दिख नहीं रहा है। तो खैर ये लगभग 7:30-8 बजे हम आए वहां पर। बाहर आके बगल में आग चला के आग सेकने लगे सब लोग। तो मैं 6 बजे उसके अंदर से बाहर आया वापस, सुरंग के अंदर से। जैसे मैं बाहर आया तो टेलीविजन पर वो सब लाइव चल रहे थे। पता नहीं दुनिया भर के इतने चैनल मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे जितने चैनल सिलक्याराम आए थे दीदी। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो वो लाइव चलने लगा कि सतीश जी वो कहने लगे कि जो है अब ये मुख्यमंत्री बाहर आ गए हैं, इसका मतलब लगता है कि अभी और लंबा चलेगा ये। खैर 7:30 बजे के समय सूचना आई कि अब ये ब्रेक थ्रू हो गया है, आप आइए। फिर हम अंदर आए। अंदर आने के बाद इन सबसे बात हो गई। ये भी वहां नारे लगा रहे थे अंदर, भारत माता की जय और जय श्री राम, और सब चल रहा था इनका अंदर पूरा। आवाज आ रही थी, सब दिख रहा था, उसमें वीडियो से दिख रहा था। ये लोग डांस वांस कर रहे थे अंदर सब। तो हम लोगों ने पहले से इंतजाम किया हुआ था, सारे बेड लगा रखे थे, एम्बुलेंस हमने 41 बुला रखी थी पहले से, अस्पताल में सारी तैयारी कर रखी थी। और ये लगा कि उसकी ट्रॉली का भी इंतजाम था, एनडीआरएफ एसडीआरएफ वाले। तो शुरू में जब ट्रॉली अंदर गई तो ये लगा कि एक को निकालने में कम से कम लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे
ट्रॉली में। तो इस हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि 8 बजे शुरू होगा तो ये 10:30 बजे तक खत्म होगा, 2.5 घंटे लगेंगे। तो पहली बार में लगभग आधा घंटा लगा होगा, 4 या 5 लोग बाहर आए और हम इनको सबको गले लगा रहे थे, इनको चेकअप कर रहे थे, सब डॉक्टर और इनका सब लगा रहे थे, वहाँ बैठा रहे थे, गाड़ी में बैठा के भेज रहे थे। उसके बाद तो मुझे लगता है कि किसी को ट्रॉली की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने स्वस्थ थे कि सारे लोग क्रॉलिंग करके खुद ही बाहर निकल आए 20-25 मिनट में, सारे के सारे स्वस्थ। और ये अभियान हमारा सक्सेस हुआ। इसमें सबने बहुत सहयोग दिया, सभी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हर विभाग ने और देश विदेश दुनिया के लोगों ने, सभी इंजीनियरों का, एजेंसियों का मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया। और निश्चित रूप से ये अभियान एक लोगों के लिए शोध का विषय भी है कि ये किस प्रकार से सक्सेस हुआ, कितना कठिन परिस्थितियों में। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्रिकॉशन भी लिए। भारत सरकार ने भी ऐसी सभी सुरंगों के ऑडिट करने के आदेश दिए और हमने भी यहां सभी की समीक्षा की। तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। और आज हम एक विशिष्ट अन्य कार्यक्रम के लिए भी एकत्र हुए हैं। 19 वर्षों में हमारे प्रदेश के अंदर विज्ञान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ साथ युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने में भी ये हमारा यूकॉस्ट है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये सम्मेलन केवल मैं ये कहूं कि वही शोध पत्रों के प्रस्तुतिकरण का एक माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारा जो सामाजिक महत्व के शोध है, नवाचार है, नीति निर्धारण जैसे गंभीर विषयों पर चिंतन करने के लिए भी एक आदर्श मंच है। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जैसे पिछले वर्षों तक होती आई है। और पिछले वर्ष हमने इसमें ग्रामीण विज्ञान, भारतीय ज्ञान विज्ञान, परंपरा, आपदा प्रबंधन जैसे विषय और नवाचार और शोध को इसमें प्रोत्साहित किया था। इस वर्ष मैं देख रहा हूं कि इसकी थीम रखी गई है उत्तराखंड में जल एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ऐसे अनेक विषय हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन है, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सब हम सब लोगों के लिए बहुत भविष्य के लिए चुनौती है। और इसको देखते हुए यह जरूरी है कि भाई इसमें जरूर हम सबको किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं हमारा जो राज्य है वो अकूत जल संपदा को संजोए हुए हैं, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत हैं, सदा नीर नदियां हमारी जो 12 महीने लगातार जल और जीवन दोनों देने का काम करती हैं, गाढ़ गधेरे हैं, नौले धारे हैं, ऐसी अमूल्य धरोहरें हैं। 71% हमारे राज्य के अंदर वन संपदा है। ये पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है। परंतु आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण आज हमारे जितने भी ये जो नदी हैं, कई नदियां हमारी सूख रही हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि भाई नदी से नदियों को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं, कार्यक्रम उसको हमने प्रस्तावित किया है। मैं लगातार उसको भारत सरकार में, नीति आयोग में लगातार राज्य की तरफ से इन बातों को मैं उठाता रहता हूं। हमारे जो ग्लेशियर हैं वो सिकुड़ रहे हैं, हमारे नौले धारे सूख रहे हैं। हमने सारा का गठन भी किया है, वह भी जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य सरकार की तरफ से काम कर रहा है। और जल स्तर भी लगातार हमारा घट रहा है। तो ये सब चुनौतियां, इस चुनौतियों पर हमारा ये वैज्ञानिकों का ये सम्मेलन, ये निश्चित रूप से जो इस सम्मेलन में राज्य भर से, देश भर से, विभिन्न संस्थानों से आए हुए हमारे वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, उस पर गहन मंथन करेंगे, शोध करेंगे और हमारे जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में और आप सबके मंथन से, चिंतन से, सोच से जो अमृत निकलेगा उससे हम और अधिक प्रभावी ढंग से इस पर काम कर पाएंगे
और विज्ञान के क्षेत्र में भारत दशकों से नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जटिल से जटिल समस्याओं का उन्होंने हल खोजा है और हमेशा मानवता के लिए काम किया है। चाहे अभी हाल के दिनों में हमने देखा कोरोना महामारी के समय में, आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी साख बढ़ी है, पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन को जिस समय में सर्वाधिक जरूरत सभी देश के लोगों को थी, उस समय दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम हमारी सरकार ने किया, भारत ने किया। और जो भारत की वैज्ञानिक और बौद्धिक संपदा है वो कभी भी जो दुनिया के विकसित देश हैं उससे कम नहीं रही है। अब मैं शिक्षा की बात करूं, यहां पर बहुत सारे शिक्षाविद भी हैं। तो जिस समय में दुनिया में लोग शिक्षा के बारे में ही नहीं जानते थे, उस समय में हमारे यहां पर नालंदा, तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय हमारे हुआ करते थे। यानी कि दुनिया को ज्ञान देने का काम, विज्ञान देने का काम सबसे पहले किसी ने किया है तो हमारी भारत भूमि ने किया है, हमारे देश ने किया है। और बड़े बड़े दुनिया के विकसित देशों से भी हमने जो है ज्यादा हमारा जो है हमेशा से बौद्धिक रहा है। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हो, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया। आचार्य कणाद हो, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबा, पारा, ब्रक आदि का इस्तेमाल का औषधीय जो भस्म बनाने की विधि है वो तैयार की। महर्षि सुश्रुत है, जिन्होंने जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं उसको प्रतिपादित किए। ये सभी भारत के वैज्ञानिक स्तंभ में जिन्होंने सिद्धांतों पर जिनके सिद्धांतों पर आज का जो विज्ञान है वो स्थापित हुआ है। और अभी आज हाल के वर्षों में हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उनका भी मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की सफलता विज्ञान और तकनीकी पर निर्भर करेगी। और हमेशा हम जब भी उनके साथ किसी भी कार्यक्रम में होते हैं, कभी भी हमारे कॉन्क्लेव होते हैं, उसमें हमेशा वो विज्ञान और नवाचार पर विशेष ध्यान देते हैं। और इसी को देखते हुए उनके नेतृत्व में पिछले एक दशक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। आज भारत में गुड गवर्नेंस के लिए विज्ञान और तकनीकी का जितना व्यापक उपयोग हो रहा है, मैं सच बताऊं तो देश की आजादी के बाद पहले कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से आज तेजी से भारत बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम उत्तराखंड में भी नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है, जिसको आप लोगों ने देखा था अभी, और जो उत्तराखंड जैसे हमारे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइंस इनोवेशन सेंटर, अभी पिछले दिनों लैब्स ऑन व्हील्स और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आज के अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरा ये मानना है कि विकसित भारत की परिकल्पना में हमारी जो मातृशक्ति है उसकी भी भूमिका अहम है। इसलिए मैं सभी आए हुए सभी हमारे विभिन्न संस्थानों से, भारत सरकार के, राज्य सरकार से, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से, सभी से यह आह्वान करता हूं कि वो बालिकाओं को भी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अवश्य प्रोत्साहित करें, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाएं। अच्छा लगा, अभी मैं और आदरणीय राज्यपाल महोदय जब अंदर आ रहे थे तो हमारी बेटियां जो एनसीसी की थी वो हमको लेकर आगे आ रही थी, तो मन प्रसन्न होता है। और कई बार आज देखता हूँ गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए भी हर जगह पर आज मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी राज्य की भौगोलिक जो विशेषताएं उनको ध्यान में रखते हुए आज पर्यटन, कृषि, पर्यावरण के लिए जो उन्नत तकनीकी है उनका उपयोग हमको सुनिश्चित करना है। हमने राज्य में जैव प्रौद्योगिकी नीति लागू की है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स को नए अवसर मिलेंगे।
हमारा प्रयास है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 3 दिन तक हमारी राज्य स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन है, निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आयोजक मंडल से ये भी अनुरोध करूंगा कि वे सभी सत्रों में, जितने भी सत्रों में जो भी सुझाव मिले वो अवश्य प्रदेश सरकार के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें अमल में लाकर प्रदेश के अंदर एक समग्र नीति आगे बनाई जा सके, उस दिशा में हम कार्य कर पाएं। इसी के साथ आप सभी को आज इस सम्मेलन में पधारने के लिए और सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में ये बात कही जा सकती है कि पर्यावरण से लेकर पर्यटन तक, कृषि से लेकर चिकित्सा तक, हर जगह पर विज्ञान